हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस। अभी आप लोग देख रहे हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये सवाल आपका है 10वीं क्लास के फिजिक्स का। मैंने इससे पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को बताया था, किसी कारणवश मैं आगे नहीं बता पाया। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक सवाल लेकर के आया हूँ। एक नहीं, यानी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वीपीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, और जितने फेसबुक पे जुड़े हुए हैं फेसबुक पे पढ़ सकते हैं। क्लास 10वीं में सवाल है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये सवाल है दोस्तों। अब आपका इसका आंसर देखिए, नीचे दिया हुआ है आंसर और क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। इसका आंसर है, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करती है। इसका सीधा सा सिंपल एग्जांपल बनेगा कि यह जो है उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित करती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, हालांकि हम लोग अपने हिसाब से बोल सकते हैं उत्तल लेंस के द्वारा आपतित किरण जो है ना, वो समांतर किरणों को अभिसरित कर देती है ना, यानी कि रंग देती है, इसलिए इसकी उसकी दिशा को बदल देती है, जिस वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यह आपका सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, वही सवाल है। देखिए, अब आपका मेन सवाल है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर पूछा है दोस्तों आपसे। देखिए, अवतल दर्पण, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंधर दशा होता है। कैसा होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है। यानी कि अवतल दर्पण में क्या होगा आपका, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धसा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। यानी इसमें अंदर धसा हुआ होता है और इसमें बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अवतल दर्पण, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण में इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बन सकते हैं। ठीक है, अगला तीसरा अंतर है कि अवतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। उल्टा सीधा बनने का क्या मतलब है? जब इसमें वास्तविक बन रहा है और आभासी दोनों बन रहा है, इसका मतलब उल्टा और सीधा दोनों बनेगा। आभासी होगा सीधा बनेगा, वास्तविक होगा तो वो उल्टा बनेगा। ठीक है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। और उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब सिर्फ सीधा ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला अंतर देखते हैं। चौथा अंतर, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। यानी कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। किसमें? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और वस्तु के आकार का बराबर भी होगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ छोटा ही बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका अंतर। देख लीजिए एक बार, ये आपका अंतर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला उसी में है। अब हम लोग पढ़े उत्तल और अवतल दर्पण, उसके बाद फिर आया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस का अंतर देख लेते हैं क्या है। उत्तल लेंस, इसका अंतर, बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। बीच में क्या होता है? मोटा होता है और किनारों से ये पतला होता है। और अवतल लेंस में बीच में पतला और किनारों से मोटा आ जाए। किनारा वाला भाग क्या होगा? इसका मोटा होगा। अगला उत्तल लेंस, दूसरा अंतर इसका, अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। यानी उत्तल लेंस में क्या होता है कि अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, और अवतल लेंस में क्या होता है कि अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। यानी एक याद करते हैं आपको, दूसरा ऑपोजिट में लिख देना है, वो याद हो जाएगा। अगला आपका है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस क्या करती है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। और अवतल लेंस क्या करती है कि प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देती है, यानी कि वो फैला देती है, परिकीर्णित कर देती है। अगला आपका है, उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है।
यानी उत्तल लेंस में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है, और अवतल लेंस में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। अगला सवाल आपका है कि लेंस को बाएं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाएं तरफ बनती है। यानी उत्तल लेंस में क्या होता है कि लेंस को बाएं तरफ यदि हम हिलाते हैं, देखते हैं, तो उसमें प्रतिबिंब दाएं तरफ बनती है। यानी ये समझिए ना कि उसका पार्श्विक विस्थापन होता है, पार्श्विक समझते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है, लेंस को बाएं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाएं तरफ बनता है। ठीक है, ये चीज है। अगला छठा अंतर इसका है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस, किसकी फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये आपका अंतर हो गया। उत्तल दर्पण भी हो गया आपका, देखिए, और उत्तल लेंस भी हो गया अंतर। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखिए क्या है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, देखिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। इसका आंसर है कि प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है, और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है। आगे देखिए, पहला नियम क्या है प्रकाश परावर्तन के, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका है प्रकार, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई जो होता है, ये परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आई है ना, ये कोण आई हो गया, और परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। अगला देखिए क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वही अंतर दिया गया, इसमें कुछ खास नहीं है। अगला देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण आप लोग पढ़े होंगे, इसको शॉर्ट में मैं खींच देता हूँ। आपतित किरण, किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली, लौट कर टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पर दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला आपका अभिलंब, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है, उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, जो बिंदु खींचेंगे वही अभिलंब कहला जाएगा। आपतन कोण मेन ये है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा तो आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा कोण दोस्तों परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, आंसर वही होगा, क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। यानी प्रसारित होने का मतलब फैल जाना, प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। देखिए, आकाश का रंग नीला किसी कारण होता है, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यानी कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। इस कथन का क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए।
ये जो रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। अपवर्तनांक को परिभाषित करें और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा है। इसका आंसर है अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक। अभी आप लोग देख रहे हैं लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, फोन में यूज हो गया था, 1 मिनट आप लोग रुकिए। हाँ देखिए, अपवर्तनांक को परिभाषित करें, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है ना। इसका आंसर आपका है कि अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू यानी कि यू लिखा हुआ है, म्यू की परिभाषा निर्वात में प्रकाश सी और इस माध्यम में प्रकाश की चाल सी के अनुपात के रूप में दी गई है। ठीक है। अब हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा, हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होगा। हीरे में क्या प्रकाश का वेग कम होगा। प्रकाश का वेग कम होगा, अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना। इसको लगा चलिए अगला इसमें है हीरे का अपवर्तनांक, यानी हीरे का अपवर्तनांक निकालना फॉर्मूला उसके लिए हवा में प्रकाश का वेग बटे हीरे में प्रकाश का वेग। तो हम लोग जानते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और हवा में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ और हीरे में प्रकाश का वेग दिया हुआ नहीं है, भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। अब भी के बराबर यदि हम भी भाग में उधर जाकर तो गुना के रूप में कर सकते हैं, तो भी बराबर निकालेंगे 3 × 10⁸ बटे 2.42। इसको यदि सोल्यूशन करते हैं, ये पॉइंट उठता है, 2 जीरो उधर आएगा, है ना। ये 2 पॉइंट है ना, 4 और 2, तो 2 जीरो आएगा, तो यहाँ पे 100 आ गया, यानी 8 2 10 हो गया, है ना। 3 × 10⁻10 और इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसका मान बनता है 12.4 × 10⁻7 और इसको भी यदि सॉल्यूशन करेंगे मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। अगला आपका देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों होता है ना। अब देखिए इसका आंसर क्या है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। उम्मीद करते हैं इसका आंसर भी आप पढ़ लिए और याद भी हो गया होगा, और आप लोग यदि लिखना चाहें इसको तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका अवतल लेंस को अपसाइड लेंस क्यों कहते हैं। अब आपका है अवतल लेंस को अपसाइड लेंस क्यों कहते हैं। तो जिस तरह हम लोग पढ़े उत्तल लेंस को अभिसाइड लेंस क्यों कहते हैं, ठीक उसी तरह अवतल लेंस को अपसाइड लेंस क्यों कहते हैं, वही सवाल है, आंसर वही होगा, थोड़ा सा अंतर है। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें अपतन कोण के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। क्या करता है, ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट टाइप का लगता है उसको देखिए आप, है ना। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को क्या करती है, अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यह आपका हो गया। अगला देखते हैं, किरण क्या है। ये जरूरी नहीं है पढ़ना हम लोग के लिए, ठीक है, जो जरूरी है उसको मैं पढ़ा देता हूँ। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों को दिखावे। ठीक है, इनका आंसर होगा किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण के एक दूसरे के समांतर होती है।
इन दोनों किरणों के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की लंबिक दूरी को यानी कि लंबत को हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। ये आपका आंसर होगा। इसका फिगर देख सकते हैं, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण है पूरा। ठीक है, ये आपतित किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, ये पार्श्विक विस्थापन हो गया। क्या हो गया, ये पार्श्विक विस्थापन। थोड़ा सा आपतित किरण में क्या होता है कि अपनी दिशा को मोड़ लेती है, अपनी दिशा को मुड़ जाती है। क्या, कांच का स्लेब, ये कांच का स्लेब है और निर्गत किरण ये, आपको फिगर भी दिख रहा होगा। और मात्र आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ, मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विवर्तन क्या है, देखिए 12th वालों के लिए जरूरी है, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला आपका है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। इनका आंसर है, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, नजदीक है। ग्रह जो है तारों की अपेक्षा हमारे बहुत नजदीक है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कमी आती है। क्या आती है, कम ही कमी आती है, और वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और तारे यानी और टिमटिमाते नजर आते हैं। ये आपका आंसर है, देख लीजिए। अभी चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।